हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये आपका एक लौता चैनल है जहाँ पर आप अन अकेडमी पर यूट्यूब पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दैट इज़ HSC क्लास 11th और 12th के लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ गौरव जोशी। मैं हूँ आपका एजुकेटर फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th स्टैंडर्ड। एंड ये जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 11th वालों के लिए है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग दी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अब दिसंबर आ चुका है, आपका साल ख़त्म होने वाला है। दैट इज़ आपको अब थोड़ा सा अपने एक पढ़ाई को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और 12th स्टैंडर्ड के बारे में कहा जाता है कि जितना जल्दी शुरू करो पढ़ाई करना उतना इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि देखो, आप लोग 12th में जब जाते हो तो आपका एक्चुअल एकेडमिक ईयर शुरू होता है अराउंड अप्रैल से, या उससे पहले ही शुरू हो जाता है। यूँ समझ लो आप लोग का मार्च के बाद ही आपका एग्ज़ाम अपना 12th वालों का, दैट इज़ जो 11th पास करके आते हैं उनका मार्च के बाद, दैट इज़ अप्रैल से ही उनका अराउंड एक एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है। अप्रैल से लेके आपके पास नेक्स्ट, हम एज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट मार्च में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो आपके पास लगभग 11 महीने होते हैं पढ़ाई करने के लिए, 11 मंथ्स। 11 मंथ्स में प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट के जो महीने होते हैं ना, लास्ट का 1 या 2 महीना वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज आपके कॉलेज वाले काफ़ी ज़्यादा आपको काम वगैरह दे देते हैं, असाइनमेंट, बुक कंप्लीशन, जो आपका जो जर्नल होता है वो कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल में जो आप मैनुअल बनाते हो वो कंप्लीट करो। ऐसे बहुत सारी बुक कंप्लीशन वगैरह के आपके दुनिया भर के इधर उधर के काम आ जाते हैं। अगर आपका कॉलेज अच्छा रहा तो ये सब टेंशन आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो आपका लास्ट का 11 महीने से आपका लास्ट का 1 महीना लगभग इसी काम में चला जाता है, 1 मंथ या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो आपको बस याद रखना है कि आपके पास, आपके हाथ में सिर्फ 10 महीने हैं, और 10 महीने में आपको लगभग केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो, उसके अलावा अगर आप लोग MST CET की तैयारी करते हो तो आपको 10 मंथ प्लस आपको 2 महीना लगभग एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन होने के 1 या 2 महीने बाद, 2 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 महीने में ही लगभग एग्जामिनेशन हो जाता है CET का, तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब 1 महीने में आप बच्चा लोग बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाओगे, तो मतलब आपके ये 10 महीने जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इन 10 महीनों को आप कैसे बढ़ा सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा और जल्दी शुरू करके, दैट इज़ आपका जो मार्च अप्रैल का जो, अगर आप एक स्लो लर्नर हो, मैं अगर स्लो लर्नर हो तो उसकी बात करता हूँ, जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, याद नहीं होती चीज़ें, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी। जैसे मैं था, मैं काफ़ी स्लो लर्नर था, तो मैं जल्दी शुरू करता हूँ कोई भी चीज़, जब मुझे शुरू करनी है मैं जल्दी शुरू कर देता हूँ। तो अप्रैल का जो महीना होता है, अप्रैल के महीने से आप 1 महीना पहले और स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। दैट इज़ आप मार्च में भी आपकी 12th की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन होता ये है कि मार्च में आपके बोर्ड के, मतलब आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपके पास ये दिसंबर से लेके फरवरी तक का एक विंडो होता है, जो कि थोड़ा बहुत आपके पास कम वर्कलोड होगा इसमें, क्योंकि एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। तो अगर आपका 11th का तैयारी दिसंबर और फेब तक इसके बीच में ख़त्म हो जाता है, आप 11th का पढ़ चुके हो, तो आप अपना थोड़ा बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो स्मार्टली, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि डायरेक्टली 11th के बाद आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो उनको। मतलब उसके लिए आपको वो टॉपिक पढ़ लिया तो आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो 12th के। जैसे कि अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर होता है, अगर आपने वो पढ़ लिया है, तो आप इसके बाद डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड का एक विशाल काय चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7th, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो अगर आपने 11th के पीरियोडिक टेबल और ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, ये 2 चैप्टर है, 1, 2 वाला अलग और 13, 14, 15 वाला अलग, अगर आपने 3 चैप्टर 11th के पढ़ लिए हैं तो आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। उसके लिए आपको 12th का बाकी कोई चैप्टर नहीं भी आता हो तो भी आप कर लोगे आराम से। अब इसकी खास बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, और दुनिया भर के रिएक्शंस इसमें हैं, बहुत रिएक्शंस हैं इसमें। मतलब आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, याद रखने में टाइम लगेगा, तब इसके लिए आपको जितना जल्दी आप शुरू करोगे पढ़ना तो आप इसमें बेनिफिट रहोगे। तो 11th वालों को मैं एडवाइस देता हूँ कि 12th का बाकी कोई चैप्टर इतना टफ नहीं जाता है, इतना लेंथी नहीं होता जितना कि ये 7th चैप्टर जाता है। तो 11th के जैसे ही आपके ये 2-3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, आप लोग 12th का ये चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दो, पढ़ो मत, बाय हार्ट मत करो, रीड करना स्टार्ट कर दो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको 12th में ही समझेंगे, लेकिन तब तक बाकी सिंपल टॉपिक तो आप बाय हार्ट कर सकते हो। तो अगर आप अभी 11th में हो और आप अभी 12th का अपना सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा 7th चैप्टर से स्टार्ट करो। अगर आपके ये 2 चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, 11th के अगर आपके
7, 8, 9 चैप्टर हो गया है तो आप 12th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। बड़ा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। खैर आते हैं अनअकैडमी के ऊपर। बच्चा लोग, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मालूम पड़ा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, हो रही है। चलो, तो अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर एक बहुत नया फीचर आया हुआ है, दैट इज़ आस्क अ डाउट फीचर। ये आस्क अ डाउट फीचर से आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और जितने चाहे उतने डाउट पूछ सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना ही है, अनअकैडमी ऐप पर जाना है। आपको अपने डाउट सेक्शन में जाके आपके पिक्चर की डाउट की पिक्चर क्लिक कर लेनी है और वो पिक्चर अपलोड कर देना है। आपको इसके हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे। जो भी आपका डाउट होगा उसका, जो भी आंसर्स होंगे उनके, जो भी क्वेश्चन होगा उसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। और ये बहुत जल्द हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इन केस अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो, बट जल्द से जल्द हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको आपकी होमवर्क, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई जो स्कूल से होमवर्क मिलता है उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। उसके अलावा आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी प्लस का। इस पर आपको फुल सिलेबस कोर्सेज मिल जाएंगे। आपका जितना भी सिलेबस है, जो भी 11 चैप्टर्स, जो भी 16 चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर जो भी लेक्चर होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इन केस जिस दिन लेक्चर था उस दिन आप नहीं देख पाए, नेटवर्क इशू था, डेटा नहीं था, जो भी रीज़न हो, XYZ रीज़न, उसके आप रिकॉर्डेड सेशंस देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर्स आपके पास लाइव अवेलेबल होते हैं, मतलब आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछ के आप अपने डाउट्स का आंसर्स भी मिल सकता है। और सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को तो रेज़ अ हैंड फीचर भी अवेलेबल है, जिसमें आप टीचर से बात कर सकते हैं। आप उनसे उनके पर्सनली बात करके डाउट पूछ सकते हैं। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का क्लास 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आप क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चा लोग, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 12th का सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है। मतलब आप 11th के साथ साथ 12th के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 11th और 12th दोनों के लेक्चर्स देख पाएंगे। आपको बस 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है अगर आप 1 साल देखना चाहते हैं तो, वरना आप 6 मंथ्स, 3 मंथ्स कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ GJSIRLIVE। ये रेफरल कोड से आप लोगों को 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे अनअकैडमी पर अभी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, दैट इज़ आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी फ्री दे देगा। मतलब 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। चलो, ये इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी था, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 1 एंड हमारा सेकंड चैप्टर। वो दोनों हम आज रिवाइज़ करेंगे। फटाफट रिवाइज़ करूँगा, मतलब हम क्या करेंगे, ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को डिटेल में ना, सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे। रिवीजन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। वैसे मेरा स्पेशल क्लास रोज़ रात को 9 बजे होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे। आप 9 बजे मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। स्टार्टिंग वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन, अबाउट केमिस्ट्री, वो सब रीड करने लायक टॉपिक है, थियरी है। आप रीड करके भी वो सब समझ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है फ्रॉम यूनिट्स। अब ये चीज़ आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, यूनिट्स, डायमेंशन वगैरह। तो आपको वहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे सिमिलर चीज़ें बाय हार्ट करनी है, दैट इज़ यूनिट्स। यूनिट्स बच्चा लोग 2 टाइप के होते हैं। यूनिट्स किसके होते हैं? यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, या सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में, ऐसा। तो जो यूनिट्स होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल यूनिट वगैरह वगैरह। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जिनको डायरेक्ट हमें मेजर करना पड़ता है। हम उनको किसी दूसरी यूनिट क्वांटिटी से डिराइव करके नहीं निकालते, हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। वेरस दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से कैलकुलेट करते हैं। वैसे यूनिट्स भी 2 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास है, जैसे हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेंथ मतलब डिस्टेंस जिसका भी डिस्टेंस कितना, इसको हम मेजर करते हैं मीटर में। इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। या तो हम किस में मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर में, या तो किस में? मिलीमीटर में, या दुनिया भर के इसके यूनिट्स हैं जिसमें हम मेजर कर सकते हैं। अगर लेंथ से हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज़ लेंथ का क्यूब। तो मतलब हमने वॉल्यूम किससे निकाला? लेंथ से निकाला। तो लेंथ क्या हो गई? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। और वॉल्यूम हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाली, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के यहाँ पर सारे नाम दिए हुए हैं, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ये 7 यूनिट्स हैं जो आप 7 क्वांटिटीज़ है जिनका नाम याद रखना है, और इनके एसआई यूनिट भी आपको याद रखने हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर या फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बाय हार्ट कर लेना है, जैसे कि लेंथ, मास। 7 में से 7 आपके काम नहीं आएंगे बट मेजॉरिटी आएंगे, जैसे कि लेंथ आपको बहुत काम आएगा, लेंथ। अब लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसमें से ऐसा यूनिट है मीटर, उसके अलावा लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, सो ऑन। अब बच्चा लोग ये कन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, दैट इज़ कन्वर्जन। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना ये कुछ बच्चों को टफ जाता है, तो मैं आपको आज एक सिंपल ट्रिक दूंगा, आपको बस वो याद रखना है और आप कोई भी कन्वर्जन कर पाएंगे ईजिली। जैसे कि आप लोगों को कुछ सफिक्सेस को याद रखना, जैसे कि डेसी, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, वैल्यू याद रखना है। मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मैं मीटर, किलोग्राम कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सफिक्स की बात कर रहा हूँ। डेसीमीटर भी हो सकता है, डेसीग्राम भी हो सकता है, डेसीमोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिली, मिली के बाद आता है सेंटी, सेंटी का वैल्यू याद रखेंगे 10⁻²। देन आता है माइक्रो, माइक्रो यानी 10⁻⁻6। फिर नैनो 10⁻⁹, और पिको 10⁻12। ये मेजर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट सफिक्सेस हैं जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको इन्हीं को ज़्यादा याद रखना है। इसके आगे फेमटो भी आता है बट वो हमारे काम का नहीं, उतना ज़्यादा हम जाते नहीं हैं, और ये 10⁻1 के नीचे भी नहीं जाते। मेजरली हम लोग इतने पे ही, यही मेजर यूनिट्स को हम फॉलो करेंगे। जैसे आपको लेंथ में अलग अलग यूनिट्स याद रखने हो, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए बताओ हाउ मच इज़ 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर, तो आपको बस नैनो का सफिक्स याद रखना है, कितना 10⁻⁹, और जहाँ भी नैनो है वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो नैनो की जगह पे आ गया कितना 10⁻⁹। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ मीटर। नैनो की जगह पे आपने क्या कर दिया, नैनो का वैल्यू डाल दिया, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अगर इसका उल्टा करने बोल दिया जाए, कभी आपको ऐसा बोल दिया जाए 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी नैनोमीटर, मतलब आपको क्या चाहिए, नैनोमीटर में आंसर चाहिए। आपके पास वैल्यू किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो मतलब आपको इसमें नैनो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो 1 के साथ में आपको नैनो लाना पड़ेगा, मतलब आपने मीटर को नैनो से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो नैनोमीटर तो आपका यूनिट बन जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपको आंसर चाहिए। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में नैनो है, इसका वैल्यू डाल दो, कितना 10⁻⁹। 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁹ नैनोमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी 10⁹ नैनोमीटर। ऐसे आपको बस सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। जैसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच इज़ 1 माइक्रोमीटर डैश मीटर, बताओ कैसे करेंगे। सेम चीज़, माइक्रो का वैल्यू डाल दो, कितना 10⁻⁶ मीटर, आंसर आ गया 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। ऐसे ही बच्चा लोग एक और यूनिट होता है, एक और वैल्यू होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम आपको कई बार कन्वर्ट करने बोला जाएगा। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, बट इसके अलावा आप लोगों को वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में भी मिलेगा। डेसीमीटर क्यूब को ही प्यार से लीटर भी बोलते हैं। उसके अलावा आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी दे देंगे, जिसको प्यार से बोलते हैं मिलीलीटर, यस ml, मिलीलीटर। और कभी कभार आपको, हाँ ये मेजरली इसी में देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब। अब इनको कई बार आपस में कन्वर्ट करने बोल दिया जाता है, जैसे कि आपको दे देंगे बताओ 50 लीटर, इसको कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। अब लीटर का हमको मतलब पता है, लीटर मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, लीटर का मतलब क्या होता है डेसीमीटर क्यूब, तो हम लिख देंगे dm क्यूब। ऐसा हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको डेसी का वैल्यू डालना पड़ेगा, तो डेसी हट जाएगा, मीटर बचेगा बस। देखो डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ये समझो बस। डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है डेसी क्यूब इंटू मीटर क्यूब। डेसीमीटर होल क्यूब है ना, मतलब डेसी क्यूब इंटू मीटर क्यूब। डेसी का वैल्यू कितना था 50 इंटू डेसी का वैल्यू होता है 10⁻⁻1 द होल रेज टू 3 मीटर क्यूब। तो आंसर कितना आ गया 50 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ में आया। तो 50 लीटर मतलब 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ऐसे आपको दूसरा कन्वर्जन बोला जा सकता है, जैसे आपको बोलेंगे आपके पास है 50 मीटर क्यूब, बताओ ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है।
हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे करेंगे? सेम लॉजिक। देखो मीटर क्यूब तो है हमारे पास, हमको सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए इसको सेंटी क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 को अगर आप सेंटी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर क्यूब तो ऑलरेडी है उधर, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब बन जाएंगे, करेक्ट। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुमको सेंटी क्यूब से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 50 अपॉन सेंटी क्यूब, सेंटी होता है 10⁻², तो 10⁻² का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। ऊपर क्या है? सेंटी क्यूब इंटू मीटर क्यूब, क्या बन गया? सेंटीमीटर क्यूब होल क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻+6। तो 50 इंटू 10⁻+6 क्या बना? 50 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, 50 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ऐसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। बच्चा लोग आप डायरेक्टली वैल्यू भी याद रख सकते हो, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो कि कन्वर्जन कैसे करना, या तो ऐसे सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो जैसा आपको सूटेबल लगे। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे बार बार तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी और ये मेथड आपको ईजी लगेगा। डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बट मैं एज अ स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाया करता था कि कैसे याद करूँ, कैसे बाय हार्ट करूँ, तो मैं ऐसे एक लॉजिक निकाल के इसको सॉल्व करता था। तो ये कुछ कन्वर्जन आपको काम आएंगे। कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो आता है दैट इज़ लॉज। क्या क्या आते हैं? लॉज। अब इसमें कुछ लॉज जो है वो आपको सिलेबस से निकाल दिए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉज निकाल दिए। अब आपके पास जो लॉ है दैट इज़ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो बच्चा लोग, जब भी लॉ आता है तो लॉ में से वो आपसे मेनली डेफिनेशन पूछते हैं। मेनली आपसे क्या पूछेंगे? डेफिनेशन, और आपसे पूछ लेंगे एक एग्जाम्पल। मेनली यही क्वेश्चन आएगा लॉ के ऊपर, तो ज़्यादातर इस लॉ के ऊपर गैसियस वॉल्यूम वाले पे यही क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा एक आध छोटा सम आ सकता है, बट वो बहुत सिंपल होगा। आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद रखोगे तो वो सम आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपके पास दो गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दो गैसेस लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा आपका? वाटर। ये भी गैसियस फॉर्म में बनेगा, ऐसा मान लेते हैं। बैलेंस करोगे तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ऐसा। अब ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन कितने लगे आपको? 2 लगे। मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, गैस को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लगे। वॉल्यूम क्या हो सकता है? लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम मतलब कोई एक पर्टिकुलर यूनिट। तो 2 वॉल्यूम जब हाइड्रोजन लगेंगे आपको, तो उसके साथ में आपको कितना? 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, तो जाके आपको कितना वॉल्यूम वाटर मिलेगा? 2 वॉल्यूम वाटर मिलेगा। मतलब जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और गैसियस प्रोडक्ट बनता है, तो उनके जो वॉल्यूम्स हैं, उनका जो वैल्यू है ना, वॉल्यूम्स का जो वैल्यू है, वो एक फिक्स रेशियो रहता है, 2:1:2। उनके वॉल्यूम्स का रेशियो जो है वो फिक्स होल नंबर रहेगा, ऐसा एक फिक्स नंबर रहेगा। तो हाइड्रोजन गैस आप कितना भी ले लो, उसका जो रेशियो रहेगा वो ऑक्सीजन गैस के साथ में और वाटर के साथ में वो हमेशा फिक्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर 50 ml हाइड्रोजन गैस ले लिया, कितना? 50 ml हाइड्रोजन गैस लिया, तो उसके लिए आपको कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? सीधी सी बात है, जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस थे तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लगा, तो 50 वॉल्यूम अगर आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो इसके लिए आपको 25 ml ऑक्सीजन गैस लेना पड़ेगा, और साथ में बनेगा कितना? 50 ml वाटर। क्यों? रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1:2। बस यही है आपका गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। तो इट सेज दैट बट हाँ, तीनों गैसेस का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है गैसेस जो होती हैं एज पर स्टेट्स ऑफ मैटर, वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से चेंज हो जाती है। उनके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम से, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से उनकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर, प्रेशर उनका मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमको। तो व्हेन गैसेस कंबाइन एंड आर प्रोड्यूस्ड, और जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो केमिकल रिएक्शन दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो उनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सिंपल रेशियो में होता है, जैसे 2:1:2। बस टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम, वरना वॉल्यूम विल नॉट रिमेन द सेम। सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने अमोनिया का भी दिया हुआ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। जैसे
H2 plus N2 giving you ammonia NH3. तो 3 times H2 gives you 2 times ammonia. तो 3:1:2. दिस इज़ द सिंपल रेशियो. तो जब भी आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया लोगे, इसी रेशियो में आपको लेना है तो आपका रिएक्शन होगा. मतलब वो आपस में जब रिएक्ट करेंगी तो इसी रेशियो में वो आपस में रिएक्ट करेंगी. नेक्स्ट आता है एवोगाड्रोज लॉ. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है. ये क्या बोलता है कि अगर तुमने प्रेशर एंड टेम्परेचर को सेम रखा, कैसा, STP यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. तो अगर आप लोगों ने प्रेशर और टेम्परेचर को STP पे रखा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रखा. STP पे अगर आप कोई भी एक गैस ले लो, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, कितनी ली आपने, ले ली 2 लीटर. वॉल्यूम में मेजर करते हैं तो इसके अंदर कुछ तो x पार्टिकल्स होंगे. कितने पार्टिकल होंगे, x नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. सेम अगर आप नाइट्रोजन गैस भी ले लो, कितना, सेम STP 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अगर आप नाइट्रोजन गैस ले लो, कितनी, सेम 2 लीटर, तो उसके अंदर भी सेम x पार्टिकल्स ही होंगे. मतलब उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे, x मॉलिक्यूल्स होंगे. ऑक्सीजन गैस ले लिया 2 लीटर, तो उसके अंदर भी कितने होंगे, x मॉलिक्यूल्स होंगे. समझ में आ रहा है. अगर आप ले लो फ्लोरीन गैस, कितना, 1 लीटर, तो अब इसके अंदर x नहीं होंगे. क्यों, वॉल्यूम हाफ हो गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे. समझ में आ रहा है. x/2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे. मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो हर गैस का सेम वॉल्यूम अगर लोगे तो उसके अंदर सेम पार्टिकल ही निकलेंगे. तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस. अब फ़र्क नहीं पड़ता हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन को कुछ भी रहने दो, गैस से फ़र्क नहीं पड़ता. सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल. मतलब उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्टिकल, उतने ही हाइड्रोजन में भी हैं, उतने ही ऑक्सीजन में भी हैं और उतने ही इसमें भी हैं. सब में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे. सो दिस वाज एवोगाड्रोज लॉ. कितने पार्टिकल होते हैं एक मोल में. एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, एक मोल किसी भी गैस के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं. नाउ अब बात करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की. देखो बच्चे लोग, एक चीज़ को समझो. एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों में डिफरेंस होता है. एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस होता है. एटॉमिक मास मतलब ये किसी भी सब्सटेंस का, अभी हम किसकी बात करें, एटम की बात करें, तो मतलब ये एटम का मास है. एटम का मास मतलब उसमें वज़न कितना है. और जब मैं बोलता हूँ एटॉमिक मास नंबर, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है. मतलब ये सिर्फ नंबर बताता है, मास नहीं बताता है. ये किसी एटम का मास नहीं बताएगा, ये सिर्फ नंबर बताएगा कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में. वेयरएज एटॉमिक मास बताएगा कि एटम में मास कितना है. बट इन दोनों का वैल्यू सेम आता है. ऐसा क्यों, समझो. एटम के अंदर जो मास होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो नेग्लिजिबल मास होता है. तो एटम के अंदर जो भी मास होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है. कितना, 1.6 × 10⁻27 ग्राम्स. ये वैल्यू आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी. -24 ग्राम, सॉरी, -24 10⁻². सो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन या तो फिर एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम. करेक्ट. तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन, दोनों का मास सेम ही है, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स है. करेक्ट. तो आपको क्या बताना है, कहाँ गया, हाँ, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास अगर इतना ग्राम है, तो अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 10 है.
5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5, टोटल कितने हो गए 10। तो 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिला के मास कितना हो जाएगा, तुमको नहीं लगता 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24। इसको अगर मैं प्यार से बोल दूँ u, ये जो वैल्यू है ना 1.6 इंटू, क्योंकि ये तो फिक्स रहने वाली ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास फिक्स है, इसको अगर मैं बोल दूँ u, तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास अगर इतना है तो 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, मतलब 10 प्रोटॉन प्लस 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। तो 10 न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो जाएगा 10u हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो 10 क्या है, 10 है एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू, 10 को u से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो एटॉमिक मास बन जाएगा। तो एटॉमिक मास नंबर सिर्फ एक नंबर है, वेयर एटॉमिक मास क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। अब पहले इसको u को, दैट इज यूनिफाइड मास को पहले AMU बोला जाता था, और एक AMU कितना होता है, कार्बन एटम के 1/12 के बराबर होता है। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास एक कार्बन एटम है और उसको तुम 12 इक्वल पीसेस में काट दो, ऐसे कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तुम काट काट के 12 इक्वल पीसेस में अगर एक कार्बन एटम को काट दो, तो उसका जो एक पीस होगा उसका जो मास होगा ना, उसको हम बोलते हैं 1u। कितना होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होगा। तो व्हाट इज़ 1u या 1 AMU भी बोलते थे पहले इसको, आजकल u बोलते हैं। तो उसका वैल्यू कितना होता है, कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 एक एटम का मास है, कार्बन जिसका मास 12 है, उसका 1/12 जो पार्ट होगा उसका जितना मास होगा उतना किस में मास होगा, एक u में मास होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, और इसको प्यार से डाल्टन भी बोलते हैं। डाल्टन वो एक साइंटिस्ट के नाम पे थे। तो आपसे क्या पूछेंगे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन पूछेंगे, तो क्या है वो, द एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। 1 AMU is defined as the mass exactly equal to the 1/12 of mass of carbon 12 atom। अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, एटॉमिक मास एंड, अच्छा मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है, एटॉमिक मास समझा, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना मास है। मॉलिक्यूल किससे बनता है, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किससे बनता है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम्स। तो जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O, H2O के अंदर क्या है HHO, मतलब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, मान लो 1u, दूसरे हाइड्रोजन का भी कितना 1u, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16u। तो टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 16 + 1 + 1 18u। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबके मास को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास का। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। लेट्स टॉक अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। अभी एवरेज एटॉमिक मास कहाँ दिखता है हमको, देखो हमने कई बार देखा होगा, क्लोरीन जो है ना उसका मास होता है 35.5। क्वेश्चन अराइजेस सर 35.5 किसी का मास कैसे हो सकता है। देखो मास क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का टोटल, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सबका मास मिला दो तो क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। क्लोरीन में 35.5 कैसे हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाफ कैसे हो सकता है, पॉइंट में कैसे आ सकता है, प्रोटॉन या तो 1 होगा या तो 0 होगा या तो 2 होगा, ऐसा हो सकता है आधा प्रोटॉन है, नहीं। ये जो वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पर, ये एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू है, उसके एटॉमिक मास का नहीं, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों है, क्लोरीन का डायरेक्ट एटॉमिक मास क्यों नहीं लिख देते। इसकी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि देखो क्लोरीन दो टाइप के मिलते हैं नेचर में, एक मिलता है जिसका एटॉमिक मास होता है 35 और एक होता है क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास होता है 37। देखो दो टाइप के क्लोरीन है मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा, लेकिन उनका मास अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है, मतलब इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे इनको, आइसोटोप्स। तो जब दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, एक का मास 35 है एक का मास 37 है, तो अगर मैं कोई क्लोरीन लेके आता हूँ, जैसे ये एक क्लोरीन है, इसका मास कितना होगा मुझे कैसे पता। अब एक एक एटम का तो है ना मैं मास कैलकुलेट करते बैठूंगा कि ये 35 वाला इसको अलग करो, ये 37 वाला इसको अलग करो, नहीं कर सकता मैं, पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे आपके पास बहुत सारे ट्रक में भर भर के एप्पल आए, आपने इंपोर्ट किए कहीं से, बहुत सारे एप्पल आए। अब देखो हर एप्पल का मास सेम नहीं होगा, कोई एप्पल थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा तो कोई बहुत बड़ा होगा।
तो आप एक एक एप्पल का मास लेके तो ना बताओगे कि कितने एप्पल आए आपके पास, कितना टन एप्पल आया आपके पास, नहीं बता सकते आप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो कंटेनर जो आया है जिसमें एप्पल हैं उसमें कितने, उसमें एक एप्पल का मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे, लमसम एक एप्पल का मास 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा कुछ होगा। मतलब हमको एक एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि क्लोरीन में 2 टाइप के क्लोरीन मिल सकते हैं, 35 वाला और 37 वाला। नॉर्मली एवरेज कैसे निकाला जाता है, 35 + 37 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 36। बट हमारा तो आंसर 35.5 था। मतलब हमने ऐसे एवरेज निकाला क्या, नहीं, हम ऐसे एवरेज नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, देखो सीधी सी बात है, दोनों क्लोरीन क्या इक्वली मिलते नेचर में, क्या दोनों 35 और 37 वाला क्लोरीन इक्वल अमाउंट में मिलता है क्या नेचर में, नहीं, 35 वाला ज़्यादा मिलता है। मतलब जितने भी क्लोरीन हैं उसमें 75% क्या होता है, 35 वाला होता है, और 37 वाला नेचर में बहुत कम मिलता है, ओनली 25% नेचर में 37 वाला मिलता है। मतलब जो हमको क्लोरीन मिलेगा उसका मास चांसेस क्या है, 35 होने का ज़्यादा चांसेस है, 37 होने का चांस उसका कम है। इसीलिए हम जो एवरेज मास निकालेंगे वो उनके परसेंटेज के ऊपर निकालेंगे, कितना परसेंट वो नेचर में मिलता है। तो अगर तुम 4 एटम लेके आ जाओ क्लोरीन के, तो 4 में से हो सकता है 3 35 वाले हो और एक ही एटम हो सकता है सिर्फ 37 वाला हो। तो इसलिए हम मास कैसे निकालेंगे सबका, एवरेज कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 35 इंटू उसका परसेंटेज, कितना परसेंट वो नेचर में मिलता है, 75% मिलता है, तो 75% प्लस 37 कितना परसेंट मिलता है, 25% मिलता है, तो इंटू 25% इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 35.5 आएगा। परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई सॉल्व करो, तुमको आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 35.5। आई होप ये चीज़ समझ में आई, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही मान लो दूसरे और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बोरॉन, बोरॉन नेचर में कैसा मिलता है, 2 आइसोटोप में मिलता है, एक बोरॉन 10, एक बोरॉन 11। ये दोनों आइसोटोप में से ये 10 वाला जो है वो मिलता है अराउंड 20% और ये मिलता है अराउंड 80%। तो जब इनका परसेंटेज के हिसाब से, जब इनका 20% और ये नेचर में मिलेगा 80%, तो जब परसेंटेज के हिसाब से इनका एटॉमिक मास निकालेंगे तो आएगा अराउंड 10.8। कितना आएगा, 10.8। 10.8 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ऐसे कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। ऐसे अलग अलग एटम्स का होता है। सबका याद रखना है क्या सर, नहीं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स का याद रखो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इनका वैल्यू याद रखो। कभी पूछ लेंगे गलती से, वैसे पूछेंगे नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको ज़रा याद रखने का ट्राई करना। ये 2-4 जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कभी पूछा गलती से तो पूछेंगे, वैसे तो नहीं पूछेंगे। नाउ लेट्स कम टू मोल कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। व्हाट इज मोल कंसेप्ट, बहुत काम की चीज़ है बच्चा लोग। आप लोगों ने 9th में शायद पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट आप लोगों ने पहले स्कूल में पढ़ा है एक बार। इसको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आज कवर करते हैं। चलो, व्हाट इज़ 1 मोल। अब देखो, मोल का मतलब बेसिकली होता क्या है। जैसे हम जब मैटर को मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, मास में, या तो उसका लेंथ मेजर कर लेते हैं। जैसे ये बॉटल है, बॉटल का हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे 20 मीटर, ऐसा वैसा कुछ। वैसे अलग अलग मैटर को हम किस में मेजर करते हैं, उसके अलग अलग क्वांटिटी में। वैसे जब एटॉमिक लेवल की बात आती है, मतलब जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात आती है, तो उनका मास मेजर करना बहुत कम डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, वो बहुत छोटे होते हैं, मास बहुत छोटा होगा तो मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनको हम मेजर करते हैं मोल में। किस में मेजर करते हैं, मोल में। किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले मास में बताते हैं। मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा। जो भी आपने सब्सटेंस लिया उसका एटॉमिक या तो मॉलिक्यूलर मास, या तो आप एटम लोगे या तो मॉलिक्यूल लोगे। किस में, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, इन ग्राम्स। जैसे आपने 1 मोल लिया वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल से बनता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, और 18 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ वाटर। सो 1 मोल का मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास ग्राम्स में, तो 18 ग्राम्स। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास 100 आएगा। तो 100 ग्राम जब तुम लोगे कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब तुम्हारे पास कितना है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया तो आंसर क्या आएगा उसका? मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक। वैसे भी एटम की बात कर लेते हैं। सोडियम, 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम यानी कितना? 23, अप्रॉक्सीमेटली 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो 23 ग्राम सोडियम मतलब 1 मोल, क्योंकि सोडियम क्या एटम है, एटम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23। अब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, तो मास तो उसका अलग अलग रहेगा। हाइड्रोजन वाटर का 18 था, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 था, सोडियम का 23 था। मास अलग अलग रहेगा, लेकिन एक चीज़ उनमें कॉमन रहेगी। क्या? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा कितने रहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल एक जनरल टर्म है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल रहेगा ना, 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल रहेंगे वाटर के, कितने? इतने। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या रहता है? मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल मतलब यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। सोडियम एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। तो सोडियम के केस में क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग केमिस्ट्री में नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल मास वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना पार्टिकल्स, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर तो मेजर कर सकते हैं ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इट इज़ अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अप्रॉक्सीमेटली इतना चार्ज होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 96500 कूलम। इसको बोलते हैं 1 फैराडे, साइंटिस्ट फैराडे के नाम पे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन। अब मास में क्यों नहीं मेजर किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो मेजर करके कुछ फ़ायदा नहीं, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर लोगे तो उसका मास में कैसे मेजर करोगे? उसका एटॉमिक या उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है ग्राम्स में। और नंबर कैसे मेजर करोगे? मतलब कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितना है उसमें, फिक्स है। एक मोल में हमेशा फिक्स रहता है, कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल बोल दिया तो क्या करना है? बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास को, और यहाँ पर 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, काम खत्म। हाफ मोल बोल दिया तो सेम चीज़, एटॉमिक मास को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर नंबर ऑफ ये 6.022 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। समझ में आ रहा है? इजी पीजी, मोल कंसेप्ट, मोल वगैरह सब क्लियर है। अब डेफिनेशन थोड़ा टफ है, क्योंकि डेफिनेशन बनाने वाले ने पता नहीं क्यों ऐसा बनाया, बट जो भी है समझने में थोड़ा टफ है। क्या? 1 मोल ऑफ ए substance, 1 mole is the amount of substance that contain as many entities यानी particles as there are in 12 ग्राम और 0.012 kg of carbon। देखो 12 ग्राम कार्बन, यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो 12 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा ना वो, कि कार्बन के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। अब 1 मोल में कितना पार्टिकल रहेगा? ऑब्वियस सी बात है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने पार्टिकल्स में जितना वजन रहेगा ना, उसको 1 मोल बोलते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का इतना पार्टिकल ले लो, वो हमेशा क्या कहलाएगा? 1 मोल ही कहलाएगा। मास सब में अलग अलग हो सकता है। वाटर के केस में इतने पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 44 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम हो जाएगा। तो इतने पार्टिकल्स का मास अलग अलग होगा, लेकिन इतने पार्टिकल्स अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम उसको क्या बोलोगे? 1 मोल बोलोगे। फिर मास कुछ भी होने दो,
मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे मैंने तुमको बोला बताओ 100 ग्राम वाटर मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स। जैसे 1 मोल कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास मतलब 18 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल हो गया, करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है वाटर का 100 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। जैसे 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या करेंगे, मास कितना है 90, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, वो तो हर बार सेम रहेगा, वाटर के केस में तो हर बार 18 ही आएगा, तो 90/18 अप्रॉक्सीमेटली 5 आ जाएगा। ये कुछ 5.8 ऐसा समथिंग आ जाएगा, जो भी है 5.67 ऐसा समथिंग आएगा, ये आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो 1 मोल अगर डिफाइन करना हो तो व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, या तो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास इन ग्राम्स। अब कभी तुमको ऐसा दे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, बताओ 90 ग्राम वाटर है, बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसमें 90 ग्राम वाटर में। सबसे पहले मॉलिक्यूल कितने होंगे, देखो वाटर किससे बनता है, वाटर बनता है H2O के मॉलिक्यूल से, और एक H2O के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं, करेक्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एटम, वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल, वाटर किससे बनता है H2O के मॉलिक्यूल से बनता है, करेक्ट। हमको पता है 90 ग्राम मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल कैसे 90/18 कितना, 90 ग्राम मतलब 5 मोल। हमको पता है वाटर में किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल यानी कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब वाटर है मॉलिक्यूल से बनता है तो मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल रहता है, तो बताओ 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा। देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम थे, 3 एटम थे, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर मतलब 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम हो जाएंगे, x एटम हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके, एक में 3 है तो इतने में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्या है ये, नंबर ऑफ एटम्स है, क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, देखो जब भी ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, क्या, अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड यानी वाटर, HCO2, HCl, H2SO4, ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है, और उसमें तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी N, इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो तुमको ये मास मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा। सेकंड क्या पूछ सकते हैं तुमसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स N इनटू एवोगाड्रोज नंबर। व्हाट इज एवोगाड्रोज नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकते हैं, अगर कंपाउंड दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकला हमारा, ये फॉर्मूले से निकला। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, जैसे
वाटर बोला तो वाटर में तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। HCl में 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगा जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीज़ को लिख के रख लो, काम आएंगे। तो कंपाउंड दे देंगे तुमको कोई भी और तुमसे पूछेंगे बताओ कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये 3 चीज़ को निकालने की 3 फॉर्मूले हैं। ध्यान से इनको याद रखो, नोट कर लो, काम आएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक लास्ट चीज़, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट चीज़, तो हमने 1 मोल का क्या मेजर किया? मास। 1 मोल का मास कितना होगा? जितना भी वो सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है उतना। किस में? ग्राम्स में। तो वाटर के लिए 18 ग्राम्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। फिर हमने क्या मेजर किया? 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेगा। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। लास्टली, अगर तुम्हारा गिवन सब्सटेंस जिसका तुम 1 मोल कैलकुलेट कर रहे हो वो सॉलिड नहीं है, वो गैस है। गैस का तो हम मास नहीं मेजर करते ना, गैस को तो ना ग्राम में मेजर करते हैं, उसको हम किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो अगर तुम्हारा सब्सटेंस गैस है तो वॉल्यूम में कैसे मेजर करोगे? 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.414 लीटर। लीटर कोई मैंने बोला था प्यार से क्या बोलते हैं? डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। 22.414 लीटर यानी डेसीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस, बट जो भी है ये तुम्हारा वॉल्यूम का आंसर आएगा। तो किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414। कोई भी गैस होने दो। ये किसने बोला? एवोगैड्रो ने बोला ना। 1 मोल किसी भी गैस का, अगर तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल सेम लिया, कितना? वॉल्यूम सेम रहता है ना। कोई भी गैस हो अगर सेम कंडीशन पे है तो वॉल्यूम के अंदर सेम पार्टिकल रहेगा। तो अगर पार्टिकल सेम है तो मतलब वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा ना उसके अंदर, कन्वर्स। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सबसे पहला यूनिट्स, सेकंड लॉज, यूनिट्स के बाद कन्वर्जन। ऑब्वियसली यूनिट्स में कन्वर्जन भी आ जाता है, आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। सेकंड आ जाते हैं लॉज। लॉज में कौन सा? पहला तो गेलुसेक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। सेकंड एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ते हैं। पहली बात मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, दूसरी बात हम लोग इसमें वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं, सेम वॉल्यूम कैसे रहता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे टॉपिक पढ़े, जैसे मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास। ये कुछ हमने और छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़े, इन पे भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे। बट मेजर टॉपिक आपका क्या है? यूनिट से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड। यूनिट्स इसलिए क्योंकि ये तो ऑल टाइम हर पूरे केमिस्ट्री में काम आएंगे, तो ये आना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि साल भर आपको सम्स करने हैं, सम्स में कहीं ना कहीं पे तो यूनिट्स आएंगे, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़, स्टार्टिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत चीज़ें दी हूँ, ये आप पढ़ लोगे। मेरे हिसाब से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। देखो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ज़रा समझते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी को देखते हैं। जैसे मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई टाइट्रेशन या कुछ तो आप कर रहे थे, करते करते आपका वैल्यू आता है कितना? आपने जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाला, आपका वैल्यू आता है 18.2। कुछ तो वैल्यू है, किसी तो एक्सपेरिमेंट का ही वैल्यू है। आपने मैम को दिखाया, मैम ने बोला नहीं ये तो गलत है। तो ऑब्वियसली मतलब आपका आंसर सही आंसर नहीं है, जितना आना चाहिए था उतना नहीं। एक्चुअल आंसर कितना है? मान लो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 20, आपका कितना आया? 18.2 आया। तो क्या मैं बोलूँ आपका आंसर एक्यूरेट है? तो आंसर है नहीं, योर आंसर इज़ नॉट एक्यूरेट। मतलब आपका एक्यूरेसी खराब है, आपने एक्यूरेटली मेजर नहीं किया अपने आंसर को। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि आपका आंसर रियल आंसर से कितना नज़दीक है। तो अगर आपका आंसर 19.8 आया होता
20 अगर करेक्ट आंसर है और आपको 19.8 आया होता तो मैम क्या बोलती हाँ करेक्ट। क्यों? अब आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है। सो दिस आंसर इज एक्यूरेट आंसर। तो फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपका आंसर आपके करेक्ट आंसर से कितना नज़दीक है। नियरनेस क्या बोलते हैं हम इसको, नियरनेस टू दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब करेक्ट वैल्यू के कितना नज़दीक आपका आंसर है। अब आपका आंसर कितना नज़दीक है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन दी सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट ऑफ दी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में कितना लीस्ट काउंट है उस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे देखो 2 रूलर हैं आपके पास में, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे 2 रूलर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि उस रूलर में आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी मेजर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले रूलर में जो सबसे छोटी वैल्यू है आप वो कौन सी है, वो है 1 सेंटीमीटर का मार्क। क्या आप 1 सेंटीमीटर से कम वाली वैल्यू मेजर कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? उसका मार्किंग नहीं दिया ना। सबसे छोटी जो मार्किंग दी है वो 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से आप 1 मीटर मेजर कर सकते हो इसमें? हाँ कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। 100 सेंटीमीटर मिला के 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर हो जाएगा। तो हम 1 मीटर मेजर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। क्या हम इसमें 2 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो इतना होगा 2 मिलीमीटर। क्या बट वो एक्यूरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? आपको नहीं पता ना, 2 मिलीमीटर आप मेजर नहीं कर सकते। तो लीस्ट काउंट मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस में सबसे छोटी वैल्यू आप कौन सी मेजर कर सकते हो, कितनी होगी वो। सिमिलरली ये वाला डिवाइस देखो, ये रूलर, इसमें आप लोग 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, आंसर है यस। क्या आप इसमें 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो? तो आंसर है यस। देखो ये 1 मिलीमीटर का मार्क है। तो ये वाला जो रूलर है ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा एज कंपेयर टू ये ऊपर वाला। क्यों? इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो वो बहुत छोटी है कंपेयर टू द पहला वाला। तो पहला वाला सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक की वैल्यू मार्क करवा के देगा, ये वाला 0.1 सेंटीमीटर की भी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है मेजरमेंट। क्या? एक्यूरेसी को आप मेजर कैसे करते हो कि आपकी वैल्यू कितनी नज़दीक है, आप उसको मेजर कैसे करते हो? तो एक्यूरेसी मेजर करते हैं बाय कैलकुलेटिंग दी एरर, मतलब आपने गलती कितनी की है। जैसे आपका आंसर था 20, एक बच्चा लेके आया आंसर 18.2 और दूसरा बच्चा लेके आया आंसर 19.8। तो आप क्या बोलोगे? तेरी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? तूने कम गलती की है, तेरा सिर्फ 0.2 का गलत है, इसका 1.8 का डिफरेंस है। ये क्या है? इतना इसने गलती किया करेक्ट आंसर से, इतना दूर है इसका आंसर, मतलब एरर। इसके आंसर में ज़्यादा गलती है, तेरे आंसर में कम गलती है। वहीं अगर कोई 20 के बदले आंसर 11 लेके आ जाए तो भाई ये तो बहुत ही गलत है, कहाँ 20 आंसर है, तेरा 11 आ रहा है। तो ये एरर, इसमें एरर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो जब भी हम लोग एक्यूरेसी मेजर करते हैं तो हम किससे मेजर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एरर। एरर 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपका आंसर आना चाहिए था 20, आपका आंसर कितना आ गया? 18 मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जो आपका वैल्यू है 18 माइनस आपका जो ट्रू वैल्यू होना चाहिए था 20, कितना? 2, ये आपका एरर है। -2 ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा साइन। तो -2 मतलब 2 आपका एरर, 2 से आप गलत हो, 2 एरर आपका, और एरर का वैल्यू इज 2। वहीं दूसरा तरीका है एरर मेजर करने का, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आपको परसेंटेज में बताएगा कि आपका कितना % आंसर रॉन्ग है। तो अगर मान लो आपका एक्चुअल वैल्यू था 20, आपका आंसर कितना आया? 18 आया, करेक्ट। आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा 18 - 20। अब आपको निकालना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर, उसको आप डिवाइड करोगे किससे? ट्रू वैल्यू से, जो आपकी करेक्ट वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 1 जा 5 जा 5 2 जा 10, मतलब आपका रिलेटिव एरर कितने का है? 10% आपका एरर है। व्हाट इज द रिलेटिव एरर? 10%। एरर, रिलेटिव एरर हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज में। समझ में आया? इजी, एकदम इजी है। रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर एकदम इजी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट था, उसमें 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का सैंपल था हमारे पास। पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3। द सैंपल कंटेन
3.8 ग्राम ऑक्सीजन, इसके अंदर कितना 10 ग्राम अगर KCl उतरी है तो इसके अंदर अराउंड 3.8 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। बट एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन इन द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज 3.92। मतलब आपका डेटा आया कितना 3.8 का, बट एक्चुअल आंसर कितना आना चाहिए था, मतलब एक्चुअल में इसमें कितना प्रेजेंट है 3.92 प्रेजेंट है। मतलब आपका आंसर थोड़ा गलत आया, 3.92 की जगह पे आपका 3.8 आ रहा है। तो आपको बताना है कि एब्सोल्यूट एरर कितना और रिलेटिव एरर कितना है। एकदम ईजी है कैलकुलेट करना। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, आप पॉज करके आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, वरना मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट एरर मतलब आपका वैल्यू 3.80 माइनस एक्चुअल वैल्यू कितना 3.92, आंसर कितना आ जाएगा -0.12 एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर दैट इज -0.12 डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू कितना है 3.92 इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3.06, माइनस साइन क्योंकि इधर माइनस, अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका 3.06 आएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब तो समझ में आया कि आपका आंसर करेक्ट आंसर से कितना नज़दीक या कितना दूर है। प्रिसीजन मतलब क्या, देखो जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं मल्टीपल टाइम्स करते हैं। एक बार नहीं करते, मल्टीपल टाइम करते हैं। क्यों मल्टीपल टाइम करते हैं भाई, हो सकता है पहली बार में जो आपका आंसर आया हो वो थोड़ा गलत आया हो, तो आप एक बार दोबारा कर लो तो आपका आंसर थोड़ा करेक्ट आ सकता है। तीसरी बार कर लो और करेक्ट आ सकता है। तो मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, करेक्ट, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें फर्स्ट टाइम में आपका आंसर आया 10। अभी आंसर करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, नहीं पता हमको, लेकिन फर्स्ट टाइम 10 आया। सेकेंड टाइम आपका आंसर आया 5। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू कितना है, करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, बट मुझे इतना पता है कि अगर मुझे फर्स्ट टाइम आंसर 10 आ रहा है और सेकेंड टाइम आंसर 5 आ रहा है, मतलब मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, या तो पहला वाला आंसर मेरा करेक्ट आंसर के पास में होगा या तो दूसरा वाला आंसर मेरा करेक्ट आंसर के पास होगा, बट दोनों आंसर एक दूसरे के आसपास नहीं है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर सेम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी अगर आंसर आपका गलत आ रहा है तो मतलब आपका प्रिसीजन सही नहीं है, आप बहुत प्रिसाइजली एक्सपेरिमेंट को नहीं कर रहे हो, आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। तो प्रिसीजन मतलब है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब आप एक ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके क्या सेम वैल्यू ला सकते हो। अगर हाँ तो आपका प्रिसीजन अच्छा है, अगर नहीं आपके आंसर बहुत दूर आ रहे हैं, पहला आंसर 10 दूसरा 5, तो मतलब आपका प्रिसीजन खराब है। तो एक्यूरेसी क्या बताता है कि आपका आंसर करेक्ट आंसर के कितना पास में, मतलब आप एक्सपेरिमेंट के को कितना करेक्टली कर रहे हो। और प्रिसीजन बताता है कि आप क्या सेम आंसर दोबारा लेके आ सकते हो क्या, नहीं, हाँ करेक्ट। तो प्रिसीजन मतलब एक ही आंसर को दोबारा लेके आना। जैसे फर्स्ट टाइम आपका आंसर आया 10.2, आपने सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, आपका आंसर आया 10.5। अब आप बोल सकते हो हाँ मेरा प्रिसीजन सही है, क्यों, मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट आसपास में लाया ना आंसर में। अगर पहले का 10.2 और दूसरे का मान लो 15.6 आ जाता आंसर, तो भाई ये तो बहुत डिफरेंस हो गया, मतलब आपका प्रिसीजन बहुत खराब है। तो प्रिसीजन मतलब बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को करके क्या आप सही आंसर ला सकते हैं। मतलब प्रिसीजन कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, डेविएशन से। डेविएशन मतलब आपके दो वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, डेविएशन कितना है आपके आंसर में, डेविएशन से हम मेजर करते हैं क्या प्रिसीजन को। तो डेविएशन मतलब आप एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम करोगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, कितना आया 10 आया, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, आपका आंसर कितना आया 8 आया, करेक्ट। तो आप दो वैल्यू आपके पास हैं, अब आपको पता करना है कि आपका प्रिसीजन कैसा है। तो आप क्या करोगे, आप प्रिसीजन मेजर करने के लिए आप उसको किस में मेजर करोगे, डेविएशन में। प्रिसीजन कैसे मेजर किया जाता है, डेविएशन से। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला एब्सोल्यूट डेविएशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके जो भी दो आंसर आए ना उनका मीन वैल्यू निकाल लो, मीन यानी एवरेज निकाल लो। तो 10 और 8 एवरेज कितना हो जाएगा 9, एवरेज कितना है 9। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, मीन यानी एवरेज। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालोगे। तो पहला वैल्यू क्या था आपका 10 था, 10 के केस में आपका एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आया 10 माइनस मीन दैट इज 9, आंसर कितना आया 1। सेकेंड केस में आपका आंसर था 8,
8 के लिए आपका एब्सोल्यूट डेविएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 9 दैट इज -1। बट डेविएशन में हम लोग आंसर हमेशा प्लस में रखते हैं तो 1 ही आएगा आंसर। डेविएशन में माइनस प्लस नहीं करते, सिर्फ प्लस। तो ऑल्दो 8 माइनस 9 माइनस होना चाहिए था बट प्लस रखेंगे। तो आंसर कितना आ गया आपका 1 1। ये क्या है आपके एब्सोल्यूट डेविएशन के वैल्यूज। कितने वैल्यूज, किसके वैल्यू, एब्सोल्यूट डेविएशन के वैल्यू कितना 1 और 1। तो आपका एब्सोल्यूट डेविएशन कितना है, इतना। अब आपको इसका एक मीन निकालना, ये देखो मल्टीपल आंसर तो ना लिखेंगे कि हर बार इतना डेविएशन, आप एक मीन डेविएशन निकालोगे। क्या निकालोगे, मीन डेविएशन, या इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो 1 और 1 का डेविएशन मीन कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 1 और 1 का आप मीन निकालोगे तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 1। तो मीन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सेकंड तरीका क्या है डेविएशन कैलकुलेट करने का, रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन। कौन सा मीन, ये वाला मीन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आया, 1 आया, डिवाइडेड बाय मीन कितना है, 9 है, इनटू कर दो 100, कितना हो जाएगा 100/9 अप्रॉक्सीमेटली 11.1 समथिंग आंसर आएगा परसेंटेज में। तो ये हो गया आपका मीन रिलेटिव डेविएशन। ये क्या हो गया आपका रिलेटिव, 11% का डेविएशन है आपके आंसर में। अब 11% ज़्यादा भी हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से, आंसर कम भी हो सकता है। डेविएशन मतलब आपका आंसर डेविएट कर रहा है, 11% ऊपर नीचे कर रहा है। बस इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें 3 सैंपल लिए, तीनों सैंपल का एक्सपेरिमेंट किया डिकम्पोजिशन, और आपको क्या वैल्यू मिले, 3.87, 3.95 और 3.89। तीनों वैल्यू अलग अलग है, मतलब थोड़ा सा डेविएशन है। आपको कैलकुलेट करना है कितना डेविएशन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट करने के लिए क्या करोगे आप, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या हो जाता है, सबसे पहले मीन निकालोगे किसका, 3.87, 3.95, 3.89, इन तीनों को ऐड करो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। एवरेज आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.90, 3.90 आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपका एब्सोल्यूट डेविएशन क्या हो जाएगा, 3.87 के लिए एब्सोल्यूट डेविएशन कितना हो गया, 3.87 माइनस 3.90 कितना, 0.03। ये 3.95 के लिए आपका एब्सोल्यूट डेविएशन कितना हो जाएगा, 3.95 माइनस 3.90 आंसर 0.05। और 3.89 के लिए आपका एब्सोल्यूट डेविएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.89 माइनस मीन कितना है 3.90 आंसर 0.01। क्या करोगे, इन सब का मीन निकाल लोगे। ये क्या है, एब्सोल्यूट डेविएशन है ना, ये तीनों क्या एब्सोल्यूट डेविएशन, तीनों का मीन निकालोगे तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन के वैल्यूज आ गए। अब क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे। तो 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.01, तो 5, 3, 8 और 1 9, 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो 0.09 डिवाइडेड बाय 3, 0.03 आंसर आ जाएगा मीन का वैल्यू। तो ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब क्या निकालेंगे, रिलेटिव डेविएशन। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कितना है 3.9 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर 100 नीचे 100, नीचे 10 बचेगा। क्या बचेगा, 3/39 इंटू 10, 1 ज़ा 1 3, 10/13 तो पहले आंसर एब्सोल्यूट डेविएशन, ये तो कुछ ऐसा आता है, यस 0.8 करेक्ट। समझ में आया सबको। ऐसे आप लोगों को एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन कैलकुलेट करके निकालना है। यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ है, आराम से देख के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। इजी टॉपिक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जैसे आपको एक कंपाउंड दे देंगे H2O वाटर,
इसमें आपको बोलेंगे बताओ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज यानी मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन किस में, वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर मास, इन 200। अब यहाँ पर सब्सटेंस कौन है, वाटर है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। यहाँ पर एटम, जो भी एटम का आप कैलकुलेट कर रहे हो वो, उसका मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है, वाटर में कितना मास है हाइड्रोजन का, 2 ना, 2 हाइड्रोजन है तो 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 इंटू 100। तो 200/18 अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 11% आंसर आ जाएगा, लमसम 11%। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है वाटर में, 11%। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखो अगर हाइड्रोजन 11% है तो बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन ही हुआ ना उसमें, और तो कोई तीसरा एलिमेंट है नहीं। तो अराउंड 89% उसमें वाटर ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपसे पूछा बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है 12, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44 इंटू 100, करेक्ट। 6 जा 11 जा, तो 600/11, 5 कितना हो जाएगा 55, बचेगा 5, 54। तो अराउंड 54% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ, नहीं 54% इंटू 100 भी था ना, 2 6 जा 2 सॉरी 22 आएगा इधर, 22 नीचे क्या है 22 है, वापस से करते हैं, 11 नहीं 22 आएगा। तो 22, तो 600/22, ये क्या हो जाएगा 300, और ये क्या हो जाएगा 11 2 जा इज 22, बचेगा कितना 8, 80 के लिए क्या लेंगे 7, बचेगा कितना 77 ना, तो 3 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, 27.2% अप्रॉक्सीमेटली क्या है कार्बन है। तो बाकी का बचा हुआ परसेंट क्या हो जाएगा, बचा हुआ परसेंट क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, क्या 100 माइनस 27.2 माइनस करो, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, काम खत्म। तो 100 माइनस 27 कितना हो जाएगा 60 नहीं 72.8 परसेंटेज हो जाएगा आंसर इसका। सो दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एकदम सिंपल, एकदम चिंदी। नेक्स्ट आता है एम्पेरिकल फार्मूला, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। एम्पेरिकल फार्मूला के लिए क्या करेंगे, वो लोग आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है, बताओ, और मोलार मास भी दिया हुआ है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला कितना होगा बताओ। इसके लिए आप लोग को हाइड्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का एटॉमिक मास का वैल्यू दिया हुआ है, राउंड फिगर लेंगे कितना 1 12 35.5। कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। सबसे पहला एक टेबल बनाओ, टेबल में करो ज़्यादा बेटर है। तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी परसेंटेज दिया हुआ है ना, उसको जो भी परसेंटेज है सबको ऐड कर दो। तो 4.07 प्लस 24.27 प्लस 71.65 सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो और देखो 100% आता है क्या। तो 4 प्लस 24 प्लस 71 प्लस 4 इज 75 प्लस 24 इज अप्रॉक्सीमेटली 99%, मतलब हाँ ऑलमोस्ट 100% है, क्योंकि मैंने आगे के पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया ना, वो कर लेता तो 100% हो जाता। तो अगर 100% है टोटल परसेंटेज मिला के, सब कंपाउंड जितने भी कंपाउंड दिए सबका अगर 100% आ रहा है तो बढ़िया। व्हाट इफ नहीं आ रहा होता, मान लो ये सब ऐड करने के बाद आंसर आ रहा होता 76%, मान लो ऐसा, तो मतलब बाकी बचा हुआ 24% क्या गया, फिर उसको ऑक्सीजन मान लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन दिया नहीं है ना, नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं कि बाकी बचा हुआ क्या है ऑक्सीजन है, ऐसा मान लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चेक करो कि ये सब परसेंटेज मिला के क्या आ रहा है, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जो बचा हुआ परसेंटेज जो रहेगा 10 20 50 30 वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग अब क्या करना है, एक टेबल बनाओ। सबसे पहले क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ है, फिर कार्बन दिया हुआ है, फिर
क्लोरीन दिया हुआ है। हाइड्रोजन के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 4, मैं राउंड फिगर वैल्यू लेता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 1, हाइड्रोजन का मास इज 1। कार्बन का दिया हुआ है कितना 24 डिवाइडेड बाय 12, और क्लोरीन का दिया हुआ है 71 पकड़ लेते हैं, 71 नहीं, क्लोरीन है 35.5, 71 पकड़ लेते हैं डिवाइडेड बाय 35.5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास, मॉलिक्यूलर मास, जो भी एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। तो 4/1 24/12 71/2, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2। देखो मैंने राउंड फिगर लिया, ठीक है, तुम लोग को एक्चुअल करना पड़ेगा, अभी मेरे पास कैल्सी नहीं है या लॉग नहीं है, तो लॉग से कर सकते हो तुम लोग। इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2, करेक्ट। अब इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, जो नंबर ऑफ मोल्स आए ना, जो ये नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटा वैल्यू आया, इसको बाकी नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, तो सबसे छोटा वैल्यू है 2, तो 4 को डिवाइड किया 2 से, कितना आएगा 2, 2 को डिवाइड किया 2 से, कितना आएगा 1, और ये वाले 2 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आएगा 1। ये आ गया तुम्हारा रेशियो, एम्पेरिकल फार्मूला का रेशियो आ गया। तो कार्बन कितना है 2, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, तो फॉर्मूला है CH2Cl। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला, CH2Cl। क्यों, कार्बन 1 है तो C, हाइड्रोजन 2 है तो H2, और क्लोरीन 1 है तो 1 Cl। क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट किया, कैसे, जो भी परसेंटेज दिया है डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। फिर वो नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटा वैल्यू है, अब यहाँ पर 2 छोटे वैल्यू थे 2 और ये 2, तो कोई भी 2 ले लो, तो जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको बाकी सब नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, तो 2 4/2 2/2 2/2, और जो आंसर आएगा दैट इज योर रेशियो। ये क्या आएगा आपका रेशियो, इसको डाल दो CH2Cl, आंसर आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इजी, दोनों के दोनों इजी टॉपिक, एकदम इजी। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है 79.87% क्या है, कार्बन है, और 20.13% क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों को ऐड करो, देखो 79.87 प्लस 20.13 कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। अब इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ, और इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, तो 80 20 ज़्यादा ईजी पड़ेगा कैलकुलेट करने। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन का कितना 80, तो 80 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास 12, कार्बन क्या है 20 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 1, सॉरी हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12। 12/18 करो, 80/12 करो, 80/12 कितना, 6 से पहले 2 से करते हैं, कितना 6 40, 6 बराबर ना 6 और ये 40, 6 6 जा 36 6 6 जा 36, बचा कितना 4 बचा, 40 हो गया, तो कितना आ जाएगा 6.66 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। बराबर 6.66 आ जाएगा, रिकरिंग होने वाला है। और ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, ये हो गया 20, ये 6.66 ले लेता। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ये तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो हो ना रेशियो निकालेंगे। अब स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करेंगे, जो भी सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल होगा उसको बाकी सबसे डिवाइड कर देंगे। तो देखो 6.66 छोटा है, ये तो 20 है, 6.66 छोटा है, तो क्या डिवाइड कर दो बाकी सबसे, तो 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, आंसर कितना आ गया 1, और ये क्या है 20 डिवाइडेड बाय 6.66, तो 6.66 इंटू 3 करो, 6 इंटू 3 होता है 18, 6.66 इंटू 3 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20, तो 3 आएगा। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, रेशियो क्या है 1:3, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, CH3 शुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा, स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस। देखो स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी होती हैं,
कंपैरेटिवली 11th में आपको काफ़ी ईजी वाली दी हुई है। क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन बनानी होती है। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम में आप क्या करते हो, आप मास कैलकुलेट करते हो। जैसे कि कोई एक रिएक्शन है A + B गिविंग यू C, इसमें आपको क्या कर देंगे, बोल देंगे बताओ B अगर तुम 10 ग्राम लोगे इस रिएक्शन में, 10 ग्राम B दे दिया आपको, तो आपको कितना A लगेगा और उससे आप कितना C बना पाओगे। या कई बार वो लोग B का वॉल्यूम दे देंगे कि अगर आपको 20 ml B दिया तो उससे आप कितना A आपको लगेगा C बनाने के लिए और कितना C बना पाओगे उससे आप। मतलब आपको बेसिकली एक दे देंगे, बाकी आपको ढूंढ के निकालना है कितना कितना मास लगेगा या कितना वॉल्यूम लगेगा। इसलिए प्रॉब्लम मास टाइप की भी आ सकती है, मास वॉल्यूम टाइप की भी और वॉल्यूम टाइप की भी आ सकती है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है स्टोइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम। देखो क्या बोला हुआ है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास कैलकुलेट करना है। कब, जब हम लोग 24 ग्राम मीथेन का कंबशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन बनाएंगे, मीथेन का कंबशन यानी मीथेन प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो 4 तो इधर 4 कर दिया और इधर 2 कर दिया, बराबर बैलेंस हो गया। यस, बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस इक्वेशन है। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब आपने 1 मोल मीथेन का लिया, 2 मोल, ये मोल है नंबर ऑफ मोल, 2 मोल ऑक्सीजन के लिए, तब जाके आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 2 मोल वाटर मिले। इस रिएक्शन से तो यही समझ में आया। 1 मोल मीथेन मतलब कितना, 1 मोल मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, मतलब 16 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम्स और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 18, बट 2 मोल है तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम। मतलब जब आप 16 ग्राम मीथेन लोगे तो आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर मिलेगा। रिएक्शन से तो यही समझ में आ रहा है, मीथेन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है और वाटर भी 2 मोल है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, 24 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है। तो अगर 16 ग्राम मीथेन लेके अपने को 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो बताओ 24 ग्राम अगर मीथेन लेंगे तो कितना मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू 24 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 16। 4 के टेबल में जाता है 4 4 जा, 4 6 जा, 4 1 जा, 4 11 जा, आंसर आ जाएगा 66 ग्राम। मतलब कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, अपने को मिलेगा 24 ग्राम अगर मीथेन लिया तो कितना मिलेगा 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, करेक्ट। वाटर कितना मिलेगा, सेम तरीके से अगर 16 ग्राम मीथेन लेते हैं तो कितना वाटर मिलता है 36 ग्राम। 16 ग्राम के लिए कितना मिल रहा है वाटर 36 ग्राम। तो बताओ 24 ग्राम के लिए कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 16। तो 4 4 जा, 4 6 जा, 4 1 जा, 4 9 जा, 9 6 जा 54 ग्राम। तो आंसर आ जाएगा 54 ग्राम। काम खत्म। समझ में आया क्या करना है। ऐसे ही सारे सम्स आएंगे, ऐसे ही टाइप के सारे सम्स आएंगे। जैसे एक और सम लेते हैं, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ट्राई करो खुद से पॉज करके, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो जब पहले तो रिएक्शन ढूंढ के निकालो इसका कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डीकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो देखो, मोल्स का रेशियो क्या है, 1 मोल कैल्शियम, अभी बैलेंस है इक्वेशन तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो क्या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। 1 मोल मतलब कितना, 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज 100, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसका 1 मोल कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 मतलब 56 ग्राम, करेक्ट। तो मतलब 1 मोल यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अपने को क्या बोला है, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, 5 ग्राम लिया तो कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा।
हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 ज़ा 20 ज़ा ये हो जाएगा 2 10 ज़ा और ये 2 2 ज़ा 4 ज़ा 2.4, नहीं 2.8 आएगा, सॉरी 2.8 आएगा, 16 है ना, तो 2 18 ज़ा 2.8, मतलब बी आएगा करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.8, 56 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 10 ज़ा 20 और 2 28 ज़ा 56, तो 2.8 ग्राम्स, क्योंकि 28 डिवाइडेड बाई 10 इज 2.8 ग्राम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सम्स आएंगे, 2-3 सम्स और हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में आराम से बैठ के इनको सॉल्व करना, टेक्स्ट बुक में है। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक, इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक बहुत सिंपल है, क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं किसी भी सोल्यूशन का, हाउ डू वी मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। पहला तरीका है मास परसेंटेज, फर्स्ट मेथड इज मास परसेंटेज। हाउ डू वी मेजर द मास परसेंटेज, जैसे आपको एक सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। तो अगर आपको परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना है उस सोल्यूशन का, तो कैसे करेंगे, मान लो आपने x ग्राम सोल्यूट था, उसको y ग्राम सॉल्वेंट में डाला, तो कितना सोल्यूशन बनेगा, x प्लस y ग्राम सोल्यूशन बनेगा, जैसा ना, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के तो सोल्यूशन बनता है, तो x प्लस y ग्राम सोल्यूशन बन गया। तो अगर आपको मास परसेंटेज बोला तो क्या आ जाएगा आंसर, x मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय x प्लस y इंटू 100, इजी पीजी। तो क्वेश्चन में आप लोगों को मास का वैल्यू दिया रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा, मास ऑफ सोल्यूशन दिया रहेगा, आपको परसेंटेज निकालना है, या तो आपको परसेंटेज दे देंगे, फिर आपको मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूशन में से कोई एक चीज़ पूछ लेंगे, तो आपको दिमाग लगा के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूशन, ये थोड़ा टफ है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। पहले सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट से बनता है प्लस सॉल्वेंट से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। आपको कुछ तो ग्राम सोल्यूट दिया रहेगा, मान लो x ग्राम सोल्यूट दिया हुआ है, और सॉल्वेंट कितना दिया रहेगा, y ग्राम दिया रहेगा, कुछ तो y ग्राम सॉल्वेंट दिया रहेगा। मान लेते हैं सोल्यूट क्या है, a है, सॉल्वेंट क्या है, b है। सोल्यूट का मोलार मास कितना है, मान लो m1 और ma बोल देते हैं, और सॉल्वेंट का मोलार मास कितना है, mb है। मोलार मास ऑब्वियसली वो कुछ तो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड का कुछ तो मोलार मास होगा, तो ma इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट, mb इज द मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया और सोल्यूशन बना दिया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका, a का, a क्या है आपका, सोल्यूट, तो आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, किसका, a का और b का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a का नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलार मास, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स किसका, a का, सोल्यूट का। b का मास कितना है, y, मोलार मास कितना है, mb, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b कितना हो गया, y अपॉन mb, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, a का। तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। सिमिलरली अगर b का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने बोला, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, याद रखना हमेशा a प्लस b दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन मिला दोगे ना, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास था वाटर,
कितना ग्राम ले लेते हैं, मान लो 20 ग्राम वाटर था, 20 नहीं, इजी वैल्यू लेते हैं, 90 ग्राम ले लेते हैं, चलो 90 ग्राम वाटर था, इसमें आपने डाला NaOH और क्या बन गया, आपका सोल्यूशन बन गया। कितना ग्राम NaOH लिया आपने, मान लो आपने लिया 10 ग्राम NaOH, कितना, 10 ग्राम NaOH लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है वाटर का मोल फ्रैक्शन, NaOH का मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो आएगा 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम नहीं, मॉलिक्यूलर मास इज 18 और इसका मॉलिक्यूलर मास इज 40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना, 5। सिमिलरली NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मास 40 इज द मॉलिक्यूलर मास ना, तो मास इज फॉर 10, तो 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1/4, 1/4 कितना हो जाता है, 0.25 हो जाता है, करेक्ट, 0.25। क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू लेते हैं, क्यों टफ करना है इसको ले लेते हैं 80। तो मास कितना हो गया, NaOH कितना मास है, 80 ग्राम से ना, तो मास ऑफ NaOH इज 80, तो आंसर आ जाएगा 2। इजी वैल्यू लेते हैं ना, इजी लेके सिंपल समझ में आएगा। तो हमने क्या लिया, 90 ग्राम्स वाटर लिया, उसमें 80 ग्राम्स NaOH डाला, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना था 40, वाटर का कितना था 18, तो 5 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, NaOH का नंबर ऑफ मोल कितना है 2 है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना 5, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस NaOH कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 + 2 इज 7, कुछ तो आंसर आएगा, वो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है 2, सॉरी NaOH के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, आंसर क्या आ जाएगा 2/7, कुछ तो आंसर आएगा, वो निकाल लेना पॉइंट में। टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, x ऑफ H2O प्लस x ऑफ NaOH, ऐड करो 5/7 प्लस 2/7, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, आंसर आएगा 1। हमेशा कोई भी दो सोल्यूशन में जो भी दो कंपोनेंट रहेंगे या जितने भी कंपोनेंट रहेंगे, सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का वैल्यूज को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया। नेक्स्ट इज मोलारिटी, नेक्स्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी सोल्यूशन का कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में देखो हम किससे बनाते हैं, सोल्यूट से बनाते हैं प्लस सॉल्वेंट से बनाते हैं, दोनों मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट आपने कुछ तो ग्राम लिया रहेगा, मान लो x ग्राम लिया और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, मान लो m था। आपने सॉल्वेंट कितना लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेल लेने गया। सोल्यूशन आपका कितना बना, मान लो आपका v लीटर सोल्यूशन बना, कितना v लीटर, v कितना भी लीटर रहेगा, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर। तो अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, v लीटर है, तो v ये कितना हो जाएगा x अपॉन m डिवाइडेड बाय v। तो मास ऑफ सोल्यूट ना सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन ध्यान रखना लीटर में रहना चाहिए वॉल्यूम, हमेशा लीटर में, कई बार ml में दे देंगे वो आपको क्वेश्चन में। बताओ एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे 30 ग्राम्स इथेनॉल किसमें डिसॉल्व किया आपने, 200 ml वाटर में डिसॉल्व किया, 200 ml का डिसॉल्व करके आपने सोल्यूशन बनाया, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम देंगे वो आपको, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बताएंगे, सीधा सोल्यूशन के बारे में बताएंगे।
तो 30 ग्राम इथेनॉल को 200 ml सोल्यूशन में डाल दिया, तो बताओ आपका मोलारिटी कितना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूले के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे इथेनॉल का। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास C2H5 H6 12 + 12 24 24 + 6 30। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। मॉलिक्यूलर मास कितना है 30, मास कितना है 31, वॉल्यूम कितना है 200 ml। ml मतलब क्या, मिलीलीटर, अपने को चाहिए लीटर, तो 0.2 लीटर डिवाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आंसर क्या है 1/0.2। ये क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5। अब यूनिट क्या हो जाता है मोलारिटी का, व्हाट इज द यूनिट फॉर मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट इज मोलार, या तो इसको कैपिटल M भी लिखते हैं। 5 मोलार सोल्यूशन, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 मोलार। चलो नेक्स्ट, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, देखो सोल्यूशन किससे बनता है, सेम चीज सॉल्यूट से बनेगा प्लस सॉल्वेंट से बनेगा। आपने कितना सॉल्यूट लिया, मान लो x ग्राम सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट कितना लिया आपने, मान लो y ग्राम लिया। सॉल्यूट का मोलार मास कितना है, मान लो m है, करेक्ट। अब आपको मोलालिटी अगर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पिछली बार क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था लीटर में, मोलारिटी में। इसमें डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमने कितने में लिया था सॉल्वेंट, ग्राम्स में लिया था, तो पहले इसको किस केजी में कन्वर्ट करो, तो डिवाइडेड बाय वाई। केजी में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो 1000 y अपॉन 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल क्या है, मास अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय y अपॉन 1000, क्योंकि y किस में दिया था 1000 ग्राम्स में दिया था ना, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए kg डिवाइड बाय 1000। ये आ गया आपका मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। यूनिट मोलाल या फिर स्मॉल m। सो मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या था लीटर में, ये क्या है केजी में। बस बच्चा लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। इसके अलावा बच्चा लोग आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ये हर रोज़ रात को 9 बजे होती हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ होती हैं स्पेशल क्लास 9 बजे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, रिवीजन के साथ में हम पोल्स लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। रिवीजन बेसिकली प्रैक्टिस होता है इसमें स्पेशल क्लास में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया। इसमें आप मुझसे लाइव रियल टाइम इंटरैक्शंस कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो मुझसे। उसके अलावा अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल। पोल्स में आंसर देने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका लीडर्स बोर्ड में नाम आ जाएगा, तो सब लोग देख पाएंगे कि कौन टॉप कर रहा है, सबसे ज़्यादा पोल के आंसर कौन दे रहा है। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, अपना नंबर रजिस्टर करना है और नाम डिटेल डाल के कोर्स सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, और आपको मुझे सर्च करना है। मेरा नाम है गौरव जोशी, मैं आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी पर केमिस्ट्री पढ़ाता हुआ रात को 9 बजे स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब भी आप लेंगे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं GJ सर लाइव, इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपसे मिलते हैं अनअकैडमी पर लाइव लेक्चर्स में। चलो लेट्स क्रैक इट।